नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। अन्या एक युवा इतिहासकार थी जिसके पास एक अद्भुत क्षमता थी। उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। वह एक बार जो कुछ भी देख या पढ़ लेती थी उसे कभी नहीं भूलती थी। वह सीतामढ़ी के एक छोटे से कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर थी, जहां वह प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करती थी। पिछले कुछ समय से अन्या को एक अजीब घटना का अनुभव हो रहा था। उसे लगा कि इतिहास की किताबें बदल रही थीं। जिन तारीखों और घटनाओं को वह अपनी आंखें बंद करके भी याद कर सकती थी, वे अब गायब हो रही थीं या बदल रही थीं। लोगों को भी अचानक से बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में याद नहीं रहता था। यह ऐसा था जैसे कोई छोटे ऊनिया की सामूहिक याददाश्त को मिटा रहा हो। एक दिन उसे अपने कॉलेज के संग्रहालय में एक प्राचीन धातु का उपकरण मिला जो एक घड़ी जैसा दिखता था। जब उसने उसे छुआ तो उसके मन में ब्रह्मांडीय घटनाओं की एक झलक कौंधी और उसे एक स्थान का पता चला, मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में। अन्या ने अपनी यात्रा शुरू की। मल्लिकार्जुन पहुंचकर उसने महसूस किया कि मंदिर से एक धीमी, लयबद्ध समय की प्रतिध्वनि निकल रही थी। उसे एहसास हुआ कि 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि वे समय की तिजोरी थे, जहां ब्रह्मांड और मानवता की सारी यादें सुरक्षित रखी गई थीं। लेकिन एक भयानक शक्ति, जिसे स्मृति भोज कहा जाता था, इन तिजोरियों को एक एक करके खा रही थी। स्मृति भोज समय की धूल का एक जीवित बादल था जो इतिहास को मिटाकर एक ऐसा वर्तमान बनाना चाहता था जहां न कोई अतीत हो और न कोई भविष्य। अन्या को एक एक करके हर ज्योतिर्लिंग पर जाकर उसकी यादों को फिर से लॉक करना था। हर बार जब वह किसी तिजोरी को छूती तो उसे उस काल की यादों का सैलाब आ जाता। सोमनाथ में उसने एक प्राचीन सभ्यता के उदय और पतन को महसूस किया। महाकालेश्वर में उसने युगों के संघर्षों और जीत को याद किया। स्मृति भोज ने अन्या को रोकने की कोशिश की। वो उसके दिमाग पर हमला करता था, उसकी खुद की याददाश्त को मिटाने की कोशिश करता था। यह अन्या के लिए सबसे बड़ा डर था, क्योंकि उसकी याददाश्त ही उसकी पहचान थी। उसने अपने परिवार और दोस्तों को भूलना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार वह ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा का उपयोग कर के खुद को याद दिलाती थी। उसकी अंतिम दौड़ काशी विश्वनाथ की ओर थी, जिसे यादों का शहर भी कहा जाता था। स्मृति भोज ने अपनी पूरी ताकत से काशी को घेर लिया था, क्योंकि यह सबसे बड़ी तिजोरी थी। अगर वह काशी को मिटा देता तो मानवता का पूरा इतिहास और उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट जाती। स्मृति भोज अन्या के सामने एक विशाल खाली बादल की तरह खड़ा था, जो उसे अपने अंदर समाने के लिए तैयार था। अन्या ने लड़ाई नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी यादों को एक साथ इकट्ठा किया। उसके बचपन की हंसी, उसके माता पिता का प्यार, उसकी पहली सफलता और उसकी असफलताएं। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी भावनाओं को काशी विश्वनाथ के सामने एक प्रकाश के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। मानवीय यादों का ये सैलाब स्मृति भोज के लिए बहुत ज्यादा था। वह सिर्फ इतिहास की तारीखों को खा सकता था, भावनाओं को नहीं। स्मृति भोज एक चमकते हुए धूल के बादलों में बिखर गया और हर कण एक याद बन गया। समय की रेखा वापस अपनी जगह पर आ गई और ज्योतिर्लिंगों की तिजोरियां अब मानवीय भावनाओं से और भी मजबूत हो गई थीं। अन्या एक इतिहासकार नहीं रही, बल्कि समय की संग्रहकर्ता बन गई थी। कुछ साल शांति से बीते, लेकिन अन्या की सतर्क नजर अभी भी समय की लय पर थी। एक दिन उसने एक नई गड़बड़ी महसूस की। इतिहास अब मिट नहीं रहा था, लेकिन वह विकृत हो रहा था। लोग अपनी ही यादों को एक दूसरे से बदलने लगे थे और कुछ पल उनके दिमाग में बार बार एक लूप में दोहराए जा रहे थे। यह एक तरह का स्मृति जाल था जो इंसान की पहचान को मिटा रहा था। अन्या ने एक युवा टेक गुरु किरण के बारे में सुना, जिसने चित्रलेख नाम का एक क्रांतिकारी उपकरण बनाया था।
ये डिवाइस किसी भी व्यक्ति की यादों को पढ़ सकता था और उन्हें हवा में 3D होलोग्राफिक छवियों के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता था। किरण का दावा था कि यह थेरेपी और मनोरंजन के लिए था, लेकिन अन्या को पता था कि वह स्मृति भोज की बची हुई धूल का उपयोग कर रहा था। किरण लोगों को एक ऐसा उत्तम अतीत बेचने लगा जहां वे दर्दनाक यादों को हटा सकते थे और सिर्फ खुशी के पल चुन सकते थे। किरण ने इसे भावनात्मक स्वतंत्रता का नाम दिया। अन्या को एहसास हुआ कि यह स्मृति भोज से भी बड़ा खतरा था। वो इतिहास को नहीं मिटा रहा था, बल्कि उसे एक झूठ में बदल रहा था। अन्या का नया मिशन था लोगों को ये सिखाना कि हर याद कीमती होती है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। उसे चित्रलेख को ज्योतिर्लिंगों के द्वार से अलग करना था। उसने किरण के अत्याधुनिक मुख्यालय का पता लगाया। किरण ने उसे अपने स्मृति लोक में आमंत्रित किया, जहां लोग अपने सपनों का जीवन जी रहे थे। देखो अन्या, किरण ने कहा, यहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। लोग अपनी जिंदगी के संपादक हैं। मैं उन्हें दुख से आजाद कर रहा हूँ। अन्या ने जवाब दिया, तुम उन्हें इंसान होने से आजाद कर रहे हो। दर्द और पछतावा ही हमें इंसान बनाते हैं। वे हमारी सबसे बड़ी सीख हैं। किरण ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हारी यादें इतनी शक्तिशाली हैं, तो मुझे दिखाओ। अन्या ने लड़ाई नहीं की। उसने किरण के नेटवर्क से अपनी चेतना को जोड़ा और अपनी सबसे दर्दनाक याद को प्रोजेक्ट किया। एक पल जब उसने एक दोस्त को खो दिया था। वो एक कच्ची, अनफिल्टर्ड याद थी, जिसमें गहरा दुख और प्यार दोनों था। हजारों लोग जो चित्रलेख से जुड़े थे, उस दर्द को महसूस करने लगे। यह इतना सच्चा था कि उनके दिमाग में भ्रम पैदा करने वाला लूप टूट गया। किरण का नेटवर्क झटके से बंद हो गया और चित्रलेख डिवाइस टूट गया। किरण ने खुद को जमीन पर गिरा दिया। उसने पहली बार उस दर्द को महसूस किया जिसे वह मिटाना चाहता था। उसने अन्या को देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि समझ थी। अन्या एक इतिहासकार से एक यादों की कहानीकार बन गई थी। वो अब लोगों को इतिहास नहीं पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें अपनी खुद की कहानियों को सजोना सिखाती थी। ज्योतिर्लिंगों की तिजोरियां अब और भी सुरक्षित थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मानव स्मृति सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक अटूट धागा है। किरण ने अपनी तकनीकी दुनिया को त्याग दिया और अन्या को खोजना शुरू किया। जब वो उसे सीतामढ़ी में मिला, तो उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अन्या से उसका शिष्य बनने का अनुरोध किया। अन्या ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि किरण का इरादा बुरा नहीं था, बस वह भटक गया था। दोनों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। किरण ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल एक नया स्मृति संग्रह बनाने में किया, एक डिजिटल पुस्तकालय जहां लोग अपनी यादें अच्छी और बुरी दोनों पूरी ईमानदारी से रिकॉर्ड कर सकते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां इतिहास को मिटाया या बदला नहीं जा सकता था, उसे सिर्फ सहेजा जा सकता था। अन्या ने अपनी याददाश्त का उपयोग लोगों को उनकी अपनी कहानियों को याद दिलाने में किया। उसने उन्हें सिखाया कि उनका हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख, हर हार और हर जीत न के इतिहास का एक कीमती हिस्सा है। वर्ष बीतते गए और अन्या बूढ़ी हो गई। उसकी परिपूर्ण याददाश्त अब सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक भारी बोझ थी। उसे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी याद का भार महसूस होता था। वह जानती थी कि अब समय आ गया है। एक शाम वह अपने कॉलेज के पास एक पुराने अनजाने मंदिर में गई, जिसकी दीवारें सैकड़ों साल पुरानी थीं। उसने वहां बैठकर अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की, अपने बचपन से लेकर स्मृति भोज से लड़ाई तक और किरण से मिलने तक। जैसे ही उसने अपनी कहानी समाप्त की, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी परिपूर्ण याददाश्त एक प्रकाश के रूप में उसकी आत्मा से निकली और मंदिर की दीवारों में समा गई। उसका शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी कहानी और उसकी यादें उस जगह का हिस्सा बन गईं, हमेशा के लिए। अन्या की कहानी उस स्मृति संग्रह में पहली रिकॉर्डिंग थी। वो अब सिर्फ एक इतिहासकार नहीं थी, वह इतिहास बन गई थी। किरण ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। लोग अब इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ते थे,
बल्कि उसे अपने दिलों में महसूस करते थे। ज्योतिर्लिंगों की तिजोरियां अब हमेशा के लिए सुरक्षित थीं, क्योंकि वे अब सिर्फ ब्रह्मांडीय यादों को नहीं, बल्कि मानवता की व्यक्तिगत सच्ची कहानियों को भी अपने अंदर समाहित करती थीं। ये कहानी एक ऐसे इतिहासकार के साथ समाप्त होती है, जिसने अपनी यादों को दुनिया को देकर यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा इतिहास हमारे दिलों में लिखा जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।